82 और 83 में क्या दिया गया है, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य जो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और 83 में हमने समझा था कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु का जो अपरिपक्व शिशु है उसका कार्य क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे धारा 84, 85 और 86। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि 84 आपका संबंधित है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य से संबंधित, और दूसरा आपका जो 85 और 86 है वो है आपका मत्तता से संबंधित। तो उसमें मत्तता को समझेंगे हम लोग। तो 84 में आपको बताया गया विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। तो कहता है 84 की कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। ठीक है, तो ये क्या आपका 84 है, ये विकृत चित्तता जो विकृत चित्त व्यक्ति है उसके संबंधित है कि जिसका विकृत चित्त अर्थात जिसको मानसिक रोग से वो मानसिक रूप से वो पीड़ित है किसी भी प्रकार से, तो उसको विकृत चित्त व्यक्ति कहेंगे। तो ये कहता है कि कोई भी बात क्या है, अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है कि जो उसको करते समय क्या है, चित्त विकृत के कारण उसकी कार्य के प्रकृति को या यह कि जो वह कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि अपराध कौन सा कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा जो समय समय पर चित्त विकृतता की स्थिति में होता है तथा जो कार्य की प्रकृति को कि वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है या जानने में असमर्थ होता है। तो वैसे व्यक्ति का कार्य क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, तो इसमें आपको एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक मैकनॉटन रूल आया था हमारे पास, मैकनॉटन का केस था जिसके तहत क्या एक मैकनॉटन रूल निकाला गया कि किसी भी व्यक्ति को कब माना जाएगा कि वो विकृत चित्त की स्थिति में है कि नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति अगर विकृत चित्तता की स्थिति में होता है और उसके द्वारा कोई कार्य को किया जाता है, भले ही वो कार्य क्या है, अपराध की श्रेणी में हो, भले ही वो कार्य क्या अगर अपराध की श्रेणी में भी हो तो भी उसको क्या है, अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाता है। तो इसके लिए आपको समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि जो चित्त विकृति जो व्यक्ति होगा तो उसको कार्य की प्रकृति को समझने की समझ नहीं होनी चाहिए। मतलब उसको जो कार्य की प्रकृति है वो दोषपूर्ण है कि विधिपूर्ण है, ठीक है, दोनों में से जो भी बातें हैं वो उसकी समझ से परे होने चाहिए। उसको ये जानने में वो असमर्थ होना चाहिए कि उस कार्य की वो प्रकृति को समझने में असमर्थ है। अर्थात विकृत एक केस था आर्वर्थ अर्नोल्ड का, उसमें जो हमारे जस्टिस ट्रेसी थे उन्होंने कहा कि विकृत चित्त का मापदंड अच्छे या बुरे में अंतर समझने में अक्षमता होती है। अर्थात कि जो कृत्य को समझने में असमर्थ है, ठीक है, कोई जो व्यक्ति अगर किसी अपने कृत्य को समझने में असमर्थ है तो वो विकृत चित्त की स्थिति में हो सकता है। फिर जो एक मैकनॉटन का रूल आया था इसके तहत, एक मैकनॉटन का केस था जिसमें कि बोला गया कि कोई विकृत चित्तता की स्थिति में कोई कार्य को करता है तो उसकी आपराधिक दायित्व की स्थिति क्या होगी, कि कोई विकृत चित्त व्यक्ति कोई अपराध को कारित कर रहा है तो उसके आपराधिक दायित्व की स्थिति क्या होगी। तो उसमें यह बोला गया कि अगर वह व्यक्ति कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है या वह कार्य विधिपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है यह जानने में असमर्थ है, तब उसको क्या होगा, इस अपराध से छूट प्रदान कर दी जाएगी और उसको विकृत चित्त तो उसको क्या मिल जाएगा, इसका लाभ मिल जाएगा, आपको इस 84 का लाभ मिल जाएगा। परंतु अगर वो व्यक्ति उस कार्य को समझ सकता है या उसकी घटनाओं को समझ सकता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य किस परिस्थिति तक विधिपूर्ण था या विधि के परे था, तब उस स्थिति में क्या होगा, उसको 84 की जो धारा 84 है उसका छूट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग और थोड़ा सा विकृत चित्तता को समझते हैं कि देखिए विकृत चित्त स्थिति में क्या होता है कि कुल जो लॉ के हिसाब से हमारे 4 प्रकार के विकृत चित्तता को बताया गया है। ये विकृत चित्तता के अंतर्गत कौन से व्यक्ति आएंगे, पहला तो वह है कि जो जड़ व्यक्ति है, जड़ बुद्धि व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं इडियट।
जो जन्म से शिथिल होता है या जिसका दिमाग जो स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं होता है जो जन्म से, तो उसको बोला जाता है जड़ बुद्धि। उसके बाद होता है विक्षिप्त व्यक्ति। तो जो वह व्यक्ति विक्षिप्त व्यक्तियों में आता है जिनको क्या है अंतरालों में क्या है पागल सॉरी अंतरालों में उसको क्या मानसिक विकार का दौरा पड़ते रहता है, या उसको कुछ समय के लिए मानसिक विकार रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर वो मानसिक विकार रहता है, फिर ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वो ऐसा व्यक्ति क्या है विक्षिप्त व्यक्ति की परिभाषा में आता है। फिर तीसरा है मानसिक दुर्बलता। जो कोई जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमारियों से के कारण बहुत लंबे समय से बीमारियों से घिरा रहता है, तो उसकी क्या एक स्थिति आ जाती है, वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। और उस स्थिति में अगर कोई कार्य करता है तो वो भी क्या है चित्त विकृतता की स्थिति में आता है। ठीक है, या उसकी जो बीमारी होती है उस वजह से क्या होता है उसके एक मानसिक अस्थिरता आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है कि वो क्या है मानसिक रूप से स्थिर नहीं रह पाता किसी भी कार्य को करने के लिए। तब क्या है, तब ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य विकृत चित्तता व्यक्ति द्वारा किए कार्य के तौर पे माना जाएगा। और यदि वह व्यक्ति विकृत चित्तता की स्थिति में है और उसको उस कार्य की प्रकृति के बारे में चाहे वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है या जानने में असमर्थ होता है, तब ऐसा कार्य यदि अपराध है तब भी उसको अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। समझ आया? जी सर। चलो 85 पढ़ो। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कहा कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। ठीक है, तो आपका जो धारा 85 है वो क्या है स्वेच्छा जो मत्तता के संबंध में है, अर्थात मत्तता अर्थात कि एक प्रकार का जो भी कोई नशा होता है वह है। तो वो नशा के बारे में बताता है कि कोई जो नशे में कोई व्यक्ति होता है उसके द्वारा किया गया कार्य है, तो वह नशा के बाद कह दिया गया है कि वो जो नशा है या मत्तता की जो स्थिति है वह उसकी स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसकी स्वेच्छा से नहीं होना चाहिए, उसको क्या है पता नहीं होना चाहिए कि उसको जानबूझ के उसने वो नशा नहीं किया ना होना चाहिए। तो ये 85 आपका है, क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पे पहुंचने में असमर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति का कार्य के संबंध में हम बात कर रहे हैं जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में, अर्थात कि उसको जो मत्तता हुई है या जिसको जो किसी भी प्रकार का जो नशा हुआ है, ठीक है, उस नशे की वजह से वो क्या है कि वो होने के कारण वो निर्णय पे पहुंचने में असमर्थ है। फिर मत अर्थात कि वह कोई भी कार्य करता है मत्तता की स्थिति में तो उसको उसका निर्णय के क्या होगा उसकी जानकारी का अभाव है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये मत्तता की स्थिति है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरा ये कि वह मत्तता की स्थिति में निर्णय पे पहुंचने में असमर्थ होना चाहिए। ठीक, तब उस व्यक्ति का कार्य क्या होगा, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई बात अपराध नहीं है। तो क्या बोला कि कोई व्यक्ति का कार्य जो उसकी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण क्या वो निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, तो ऐसी कोई बात अपराध नहीं है। तो जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति
ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति को, ठीक है, तो व्यक्ति की बात कर रहा है जो मत्तता की स्थिति में है और उस मत्तता की स्थिति के कारण, ठीक है, मत्तता अर्थात तो नशे में है, किसी भी प्रकार का नशा हो, ठीक है, और वो नशा क्या है कि खुद के द्वारा उससे ग्रहण नहीं किया है, उसको किसी और ने उसको ये नशा दिया है या करवाया है, ठीक है, उसमें उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि उसे करते समय मत्तता के कारण, अब वो मत्तता की स्थिति आ गई, वो नशे की हालत में क्या है, उस कार्य की प्रकृति को जो कर रहा है उसको वो समझने वो या कि यह वह कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, यह जानने में वो क्या असमर्थ रहेगा। तो मत्तता की स्थिति में क्या कार्य, यहाँ पे देखिए जो 84 था वो आपका था विकृत चित्तता की स्थिति में, कि उसको पागलपन का दौरा पड़ता था या उसका जो अनुसंधान जो मस्तिष्क की गतिविधियां थी वो स्थिर नहीं थी, इस वजह से वो कार्य करता था। अब यहाँ पे मत्तता की स्थिति आई, तो यहाँ पर भी वही होता है कि जब आप किसी प्रकार का कोई नशा होता है मनुष्य को, तो उस नशे में क्या होता है कि उसका जो स्थिर मस्तिष्क होता है वह कार्य करना बंद कर देता है। तो वो क्या है, जो सामान्य चीजों को कोई सामान्य व्यक्ति समझ सकता है उन सारी चीजों को समझने का वो अपनी क्षमता खो बैठता है, ठीक है, उस ड्यूरेशन के लिए, जितने समय के लिए वो उस नशे में या मत्तता की स्थिति में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि अगर हम मत्तता की स्थिति में कोई कार्य कर रहे हैं और वो मत्तता की स्थिति कैसी है, किसी और के द्वारा दी गई है, और उस कार्य की प्रकृति में कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह दोषपूर्ण है या विधि विरुद्ध है या विधि के प्रतिकूल है, इसको जानने में आप असमर्थ हैं, ठीक है, परंतु यह जबकि वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसने अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मत्तता के हालत में अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वह कार्य क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, केवल और केवल इस कारण अगर उसको वह मत्तता की जो स्थिति उसकी पहुंची है वह उसके ज्ञान के बिना और उसके इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि उसने कोई फल खाया, ठीक है, और वह फल नशीला है या, ठीक है, उसको इस बारे में ज्ञात नहीं है, किसी और अन्य व्यक्ति ने उसको दिया कि अरे खा ले, मीठा है, कुछ होगा नहीं, उसको इस बारे में ज्ञान नहीं है कि उससे उसको नशा हो जाएगा या कोई भी ऐसी स्थिति, तो उसको ज्ञान और उसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, वो अगर किसी चीज को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसने उसको दे रहा है, अगर वो नहीं ले रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको जबरदस्ती खिला दे, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या है कि उसके ज्ञान के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको वो चीज दी गई है। यदि कोई व्यक्ति है किसी अन्य व्यक्ति को जबरदस्ती शराब या कोई भी अन्य नशे की पदार्थ उसको खिला दे, उसके इच्छा के विरुद्ध होनी चाहिए, जबरदस्ती खिला दे और उसको यह ज्ञान ना हो कि इससे इसको नशा हो जाएगा, और उस स्थिति में अगर वो कोई कार्य करता है, ठीक है, और उस कार्य की प्रकृति को समझने में अनजान है या असमर्थ है, तब वैसा कार्य क्या होगा, वह कार्य अगर अपराध होते हुए भी उसको क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि यह धारा जो आपका एक सिद्धांत है क्यू पैकेट ओबिरस लुआर्ट्स ओबिरस, ठीक है, ये आपका क्या कहता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा अपनी समझ और निर्णय लेने की शक्ति को बाधा पहुंचाता है और ऐसा कृत्य करता है जो सामान्य स्वस्थ चित्त व्यक्ति नहीं करेगा, तो उसे अपने कृत्य के लिए दायित्वहीन माना जाएगा, भले ही उस कृत्य को करते समय वह अपने सामान्य होश या संयम में ना रहा हो। ठीक है, तो यह किसपे रिलेटेड, स्वेच्छा पे आधारित है। ठीक है, स्वेच्छा अपनी समझ और निर्णय की शक्ति को बाधा, अब कोई व्यक्ति जानते हुए किसी प्रकार का नशा करता है, ठीक है, और उस नशे के कारण उसकी जो स्थिति होती है और उससे वो कोई अपराध कार्य कर देता है, तब तो वह ये नहीं बोलेगा कि मैंने ये कार्य को नहीं किया। लेकिन अगर वो व्यक्ति बिना ज्ञान के कोई वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति उसको खिलाता है या वो गलती से किसी चीज को ग्रहण करता है जिससे उसके मत्तता की स्थिति या नशे की व्यवस्था आ जाती है, ठीक है, और उस स्थिति में अगर वो कोई कार्य करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर वह जानबूझ के कोई वस्तु को ग्रहण करता है जिससे उसको पता है कि इससे मत्तता आएगी और उससे शायद कोई भी जो निर्मत्तता की स्थिति में कोई भी कार्य करेगा, चाहे उसकी प्रकृति को समझे या ना समझे, और ऐसा कार्य अगर उसने किया तो वो क्या होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक, इसमें एक केस था डीपीपी वर्सेस बियर्ड का, यह पर 1920 का केस था। इसमें बताया कि उन्मत्तता के कारण कारित अपराध के लिए उन्मुक्ति के संबंध में निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया।
तो इसमें यह बोला गया था कि अगर आप कोई जो मत्तता की स्थिति है, ठीक है, मत्तता की स्थिति अगर स्वैच्छिक है कि आपने स्वयं से उसको ग्रहण किया था या स्वयं से उसको कंज्यूम किया था, ठीक है, और उस स्थिति में आप कोई कार्य करते हो तो आप इसका बचाव नहीं ले पाओगे 85 का, ठीक है। ये आप इसलिए बचाव नहीं ले पाओगे क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ज्ञान है और आपकी इच्छा है। लेकिन आपकी जो स्थिति है उसमें आपका ज्ञान और इच्छा नहीं है, तब आपको 85 का बचाव मिल जाएगा और ऐसे द्वारा आपने कोई कार्य किया है तो उस कार्य को अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। क्लियर है यहाँ ये चीजें? जी सर। चलो तो 86 पढ़ो। किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशा या ज्ञान का होना अपेक्षित है, उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालात में करता है इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा, मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे सर ऊपर के होता यदि वह मत्तता में न होता जब तक कि वह चीज जिससे वह मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। ठीक, तो ये देखिए ये क्या है आपका, किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष ज्ञान या आशय का होना अपेक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पूर्व हम लोग जो 85 पढ़े तो उसमें क्या था कि मत्तता की स्थिति के बारे में बताया गया था, उसके द्वारा कारित कृत्य जो भी होगा या कार्य होगा वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा केवल तब जब वह मत्तता की स्थिति उसके ज्ञान और उसके इच्छा के विरुद्ध हुई हो। अब यहाँ पे बोल रहा है किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है, अब ये जो मत्तता है उसकी स्वैच्छिक है, ठीक है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। तो उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई कार्य अपराध की श्रेणी में तब तक नहीं आएगा जब तक उसको किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय के ना किया जाए। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है, ठीक है, अब कोई उसी कार्य को, जैसे एक सामान्य व्यक्ति किसी कार्य को करता है, ठीक है, तो उसी चीज को अगर कोई व्यक्ति है जो मत्तता की हालत में करता है तो इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा कि मानो वह उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वो मत्तता में ना होता, जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई है उसके ज्ञान के बिना या उसके इच्छा के विरुद्ध ना दी गई होगी, ठीक है। तो ये आपका 86 है, वो 85 में जो चीज बोली गई है उसी के आगे की बात कहता है कि 85 हमेशा याद रखना कि मत्तता की स्थिति जो आशय जो स्वयं की इच्छा के बिना, स्वयं की इच्छा के स्वयं के ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध दी गई है। दूसरा यहाँ जो 86 है वो ऐसी मत्तता स्थिति को बताया गया है जो उसकी स्वैच्छिक होगी या उसको ज्ञान होगा कि इस चीज को कंज्यूम करेगा तो उसके बाद उसकी हालत नशे मत्तता की स्थिति में आ जाएगी और उस दौरान अगर वो कोई कार्य करता है उस कार्य की जो भी परिणाम होंगे वो क्या होंगे, उसके लिए वो ये नहीं कह सकता कि मैंने मत्तता की स्थिति में इस कार्य को किया है। अगर कोई व्यक्ति, उसको पता है कि शराब के सेवन के पश्चात जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति होती है वो बदल जाती है, ठीक है, वो मत्तता की नशे की हालत में आ जाता है। अब उसमें वो कुछ भी कहेगा, ठीक है, उसको पता है कि उसको ग्रहण करने के बाद वो कुछ ना कुछ मतलब उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेगा जो वो करना नहीं चाहता है, ठीक है, और उस दौरान उसने ऐसा कोई कृत्य किया जिसमें उसका क्या है, जिसमें उसने कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं लगाया या आशय नहीं किया था, ठीक है। अर्थात उसने क्या है, जब उसने नशे की हालत में कुछ भी करना शुरू कर दिया कि वो किसी को मारना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसमें ये माना जाएगा कि उसकी जो मत्तता की स्थिति में उसने, क्योंकि खुद ही मत्तता की स्थिति को लाया था, उसने अपने मानसिक जो स्थिति थी उसने स्वयं से ही बाधा पहुंचाई थी उसको,
ठीक है। और उस हालत में उससे कोई भी जो कार्य किया अगर वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है, ठीक, तो उसको एक सामान्य व्यक्ति के तहत मानते हुए उसको उस अपराध के, उस कृत्य के लिए जो अपराध की श्रेणी में आता है, उसको उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने वो अपराध किया है। ठीक है, क्योंकि उसने जो कार्य किया है मत्तता की स्थिति में आने वाली, वो कार्य उसकी स्वैच्छिक है, उसके ज्ञान के साथ है, तो उसको यहाँ पे मत्तता की स्थिति में किए गए कार्य का बचाव 86 के तहत नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें आप एक केस देखते हैं। आर वर्सेस मीड का एक केस था, आपका 1909 का एक केस था किंग्स बेंच का। के मामले में अभियुक्त ने अपनी पत्नी पर बर्बरतापूर्ण हमला किया, मुक्के मारकर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, एक व्यक्ति था, वो क्या करता है, अपनी पत्नी पर बहुत बर्बरतापूर्ण तरह से हमला करता है और उसको मुक्के से मार मार के उसकी क्या हत्या कर देता है। अब बाद में क्या बोलता है, अपने बचाव में क्या कहता है कि मैं मत्तता की हालत में था और वह इस बात का खंडन करता है कि मैं मत्तता के कारण था और ऐसा होना संभव नहीं था। ठीक है, तो न्यायालय कहता है यदि बचाव पक्ष की दलील को स्वीकार कर लिया जाए फिर भी अभियुक्त को सदोष मानववध के अपराध का दोषी तो होगा ही, क्योंकि इसने अपनी पत्नी पर खतरनाक प्रहार किए हैं। ठीक है, अब वो व्यक्ति क्या करता है कि मैं मत्तता की हालत में था तो मेरा उसको मारने का आशय नहीं था। ठीक, तो उसका आशय नहीं था, लेकिन उसका जो कार्य था उसके दौरान क्या हुआ कि उस जो औरत थी, उसकी जो पत्नी थी, उसकी मौत हो गई। तो न्यायालय ने कहा कि आपका बचाव चलो मान भी ले, तब भी आप क्या सदोष मानववध के लिए दोषी हो गए, बोला गया इस केस में। ठीक, उसके बाद एक केस है नगासिन गेल का एक केस है 1934 का। ये रंगून का मामला है। ये मामले में अभियुक्त ने अत्यधिक शराब पी रखी थी। पीते समय वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। पीने के बाद वो नशे में अपने घर गया और वहां एक तलवार उठाकर सड़क पर आकर चिल्लाया और वहां र नामक व्यक्ति को मार डालेगा जिससे उसकी दुश्मनी थी। एक राहगीर ल ने उसे शांत करने की कोशिश की, परंतु उसने क्या किया, जो ल को उसने चोट पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर पर कई घाव हो गए और कुछ ही मिनटों में उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ अभियुक्त को सदोष मानववध के लिए अपराधी माना गया। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि धारा 86 के अनुसार शासक जानकारी के साथ अपराध करने वाले मत व्यक्ति को वही दंड दिया जाना चाहिए जो उसे बिना नशे की स्थिति में शासक जानकारी के साथ अपराध करने पर दिया जाए था, यदि उसे नशा स्वैच्छिक किया हो। समझ आया ये चीज? नो सर। देखो, एक इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो क्या करता है, पहले तो खूब ड्रिंक करता है, अर्थात वो खूब तरह शराब पीता है। उसके बाद अपने घर जाता है, एक तलवार उठाता है अपने घर से और वो तलवार लेकर बाहर निकलता है और एक र नाम का एक व्यक्ति होता है जिससे उसकी दुश्मनी होती है, उसके नाम से हुंकारा मारते रहता है कि मैं उसको मार दूंगा, काट दूंगा, जो भी चीज नशे की हालत में कहता रहता है। अब उसी में एक राहगीर, एक मतलब वहां चलने वाले एक व्यक्ति रहता है ल, वो आता है, उसको शांत करवाता है कि अरे भैया कहाँ हल्ला दल्ला कर रहे हो, जाओ अपने घर आराम से सो खाओ पियो। ठीक है, जैसे समझाता है। तो वो क्या है, उसको समझता नहीं है और वो तलवार लेके ल पे ही हमला कर देता है। ठीक है, और उसके हमले करने से क्या होता है, उसको चाकू से हमला कर देता है तो उसको कई जगह घाव हो जाता है और खूब खून बहता है। तो उस वजह से क्या है, जो ल नामक व्यक्ति है उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब ये कोर्ट में जाता है केस, तो यहाँ पे क्या है कि वो रा को मारने निकला, लेकिन वो किसी ना किसी को मारने निकला था। तो यहाँ पे उसने जो ला को मारा है और मत्तता की हालत में मारा है, तो कोर्ट ने कहा कि यदि आपने स्वैच्छिक मत्तता कर रखी है, अर्थात खुद से शराब का सेवन किया है या नशे की हालत को खुद अपनाया है, और उसके बाद अगर आप कोई कृत्य करते हो तो नशे की हालत में, तो आपको उस मत्तता का लाभ नहीं मिलेगा, जो 85 की बात है। ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, अपनी इच्छा के अनुसार ही उसको ग्रहण किया है, और उस हालत में अगर कोई कार्य करते हो और वह कार्य विधि विरुद्ध है, ठीक है, तो उसमें आपको वही उसका अर्थ यही माना जाएगा कि आप एक सामान्य नागरिक जैसे करता वैसे ही। ठीक है, भले ही जो आपकी मत्तता की हालत में आपका आशय ना हो, लेकिन क्योंकि एक सामान्य नागरिक के जब आशय नहीं होता है तो उसके कार्य को
जानते हैं ना, अपराध के चरणों में आशय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसका आशय नहीं भी हो लेकिन वो मत्तता की हालत में है तो उसको माना जाएगा कि सामान्य नागरिक जैसा अगर उसका आशय होता तब भी। समझा आया? समझ आया मतलब? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीजें समझ आई आपको ना? जी अब सर। पढ़ते हैं 87। जी सर। ठीक है, 87 कहता है, पढ़ो कोई। ज्योति। जी सर। से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अफानी के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयती हो, अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपयुक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अफानी की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है। ठीक है, दृष्टांत को छोड़ देते हैं अभी। हाँ, तो आपका देखिए, आप इससे समझिए कि आपको 84, 85 और 86 तीनों चीजें समझ आई। जी सर। ठीक है, 84 आपका विकृत चित्त से संबंधित है, 85 और 86 आपका मत्तता से संबंधित है। तो जी 85 के तहत आपकी नशे की हालत में अगर मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध वो नशा है तब आपको 85 का बचाव मिल जाएगा। ठीक, लेकिन 86 में आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 87 में आते हैं, तो आपका जो 87, 88 और 89 है, मतलब 87, 89 और 87, 88 और 89, ये जो 3 सेक्शन है ये आपका संबंधित है सम्मति से या सहमति से। सहमति अर्थात कि अगर कोई कार्य जो आपकी सहमति से किया जाता है, ठीक है, तो वह क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जैसे आप सहमति से अर्थात कि जैसे आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है, आपकी उम्र अब 18 वर्ष से ऊपर है, तो 18 वर्ष के व्यक्तियों पे लागू होती है सम्मति। 18 वर्ष का व्यक्ति ही जो है वही सम्मति देने के लिए मतलब ठीक है, तो एलिजिबल होता है ना। तो अब जैसे आप ये मानिए कि आप कोई गेम खेलने गए, कबड्डी खेलने गए, आपकी उम्र 18 साल है, तो आप जब उस गेम को खेलने के लिए गए तो आप जब उस गेम को खेलेंगे तो उस दौरान आपको कई प्रकार की चोट हो सकती है। आप उसमें गिर सकते हो, आपको छिल सकता है, आपको चोट लग सकती है, आपको और भी कई तरह का आपको मोच आ सकती है, तो ये चीजें आ सकती है ना। लेकिन आप उस चीज को खेलने गए हैं तो यहाँ पे आपकी क्या है, सहमति है कि इस सहमति में ठीक है सर, कल पढ़ा था, थोड़ा सा बेसिक बता देता है इसका कि अब उस जो सहमति है कि उस सहमति के दौरान अगर कोई भी घटना होगी तो उसमें क्या आप सामने वाले को क्या लायबल नहीं ठहराएंगे। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं और उस गेम में या फिर खेल खेलते हैं, उस खेल के दौरान क्या है, कई प्रकार की जो गतिविधियां होती है उसमें क्या कई प्रकार की चोट लग सकती है। ठीक है, और उस चोट में क्या है कि उस चोट को आप पहले से वो जानते हैं कि इस प्रकार की चोट इसमें कारित हो सकती है, और उसमें अगर आप किसी अन्य पक्ष को बोलेंगे कि इसने कार्य को किया जिससे मुझे चोट लगी, तो वहां पे वो क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, तो इसको हम लोग कल देखेंगे, लेकिन आप इस सम्मति को समझ लीजिएगा। तो आप कल 87, 88 और 89 पढ़िएगा, और पूर्व में जो चीजें पढ़ी गई है उसका कोई डाउट होगा तो वो पूछिएगा। ठीक है, जी सर।